अच्छा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, या आज का जो बेसिकली जो टॉपिक है, तो हम लोग बात करेंगे। आपने सबने पढ़ा होगा है ना कि सुएज नहर में अभी क्या संकट हो गया था। बेसिकली संकट नहीं था, सुएज कैनाल क्राइसिस। बेसिकली क्या वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया था। तो एक बार समझ लेते हैं और प्लीज देखिए, इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं वो हमारे काम के नहीं कि क्यों कैसे हो गया है ना, क्रू मेंबर्स में कोई प्रॉब्लम थी, जो भी व्हाटएवर, हमें उससे मतलब नहीं। हमें देखना क्या है कि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं और सब लोग अच्छे से बैठिएगा है ना, ध्यान पूरा बोर्ड पे रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि जब आप सुएज नहर की बात अगर करते हैं है ना, तो ये कहां पर, इसकी लोकेशन क्या है, तो आप देखेंगे दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं। एक तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, ठीक है। तो सुएज नहर बेसिकली क्या है, दो बड़ी जलराशियों को, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। एक क्या है आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, दूसरा क्या है आपका रेड सी। तो मान लिया ये आपका क्या है, ये सुएज कैनाल है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। याद रखिएगा क्या नाम भाई इसका है, सुएज कैनाल, ठीक है भाई। मतलब क्या है, सुएज नहर है जो कि इन दोनों जलराशियों को जोड़ने का कार्य करती है। चलो अच्छी बात है। अब संकट क्या है, प्रॉब्लम क्या कैसे हो गई, वहां तक पहुंचने से पहले जो भी बेसिक बातें हैं सुएज नहर के बारे में वो सब जान लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, साथ में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सुएज नहर जो है ना, इसके दो किनारे होंगे भाई, दो किनारे होंगे। एक तो नॉर्थ वाला होगा, नॉर्थ में, उत्तर में, एक साउथ में होगा, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ये पोर्ट होगा, पोर्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक ये पोर्ट होगा। हो सकता है कि इनके नाम आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाए, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा। जनरली क्या होता है कि जो मुद्दे या कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा इशू जो न्यूज में होता है, वो डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ करके दाएं बाएं से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता, संभावना यह है कि पूछ लिया जाए उसका नॉर्थ का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है ना, यह जो किनारा है उस पर कौन सा बंदरगाह है, साउथ में कौन सा बंदरगाह है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है, जब हम सुएज नहर को पढ़ेंगे बेसिकली, तो इसका अपना जो है अपना इतिहास भी है। सुएज नहर है, ठीक है, सबने सुना होगा है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड में इसका बड़ा रोल है, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट जो है, कौन कौन से बंदरगाह हैं जो कि इसको जोड़ते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, आपका नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में याद रखिएगा। ये उत्तरी बंदरगाह है, ये डायरेक्शन प्लीज जरूर याद रखिएगा। ये आपका साउथ में है, दक्षिण में है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, दक्षिणी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। मैप आप सामने रख सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ है ना। डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलेंगे तो चीजें और अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये पोर्ट कौन सा है, ये पोर्ट आपका सईद पोर्ट है, ठीक है। और ये कौन सा है आपका सुएज, तो ये सुएज बंदरगाह है ना। ये आपका ऊपर कौन सा, नॉर्थ में कौन सा, सईद है, ठीक है। ये नहर है। अब इस नहर में क्या 2015 में एक डेवलपमेंट हुआ। एक डेवलपमेंट ये हुआ कि इसमें बाईपास बनाया गया। देखिएगा एक बाईपास इसमें आपको मिलेगा। बाईपास मतलब इस तरीके से दो स्ट्रीम में डिवाइड इसको किया गया, इसी को बाईपास बोलेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ से एक रूट ऐसे है और एक रूट ऐसे आया जा सकता है। बाईपास बनाया गया, एक बड़ा डेवलपमेंट है। 2015 में ये डेवलपमेंट किया गया। लेकिन क्या है, आप देखेंगे जब हम लाल सागर से, रेड सी से ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लेक मिलेगी, एक झील मिलेगी, ठीक है। ये झील मिलेगी और इसी झील में जो है आपका शिप रुक गया था। बेसिकली क्या है, देखिए इस डायग्राम को ऐसे रहने दीजिए समझने के लिए। जैसे मान लिया ये नहर है, ठीक है। तो इस नहर में क्या हुआ कि एक जगह पूरा जो बड़ा सा शिप था, ठीक है, बड़ा शिप वो ऐसे ऐसे हो गया। आप देख लीजिएगा बिल्कुल है ना, डायगोनल साइड में, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से ऐसे करके आ गया। इसने पूरा रोड जाम कर दिया और शिप आगे आ नहीं पाए, या पीछे वाले भी नहीं, ये सब जाम हो गया रूट एकदम। तो इसने क्या कर दिया, सुएज नहर में एक ट्रैफिक जाम सा लग गया। अगर ये बात ऊपर होती जहां पर बाईपास बनाया गया है, अगर किसी एक रूट पर ये शिप जाता, वहां पर इस टाइप का अगर कुछ हो जाता तो हमारे पास दूसरा रास्ता रहता। लेकिन हुआ कुछ अलग। क्या हुआ देखिएगा, ये शिप की जो कंडीशन हुई है वो एक लेक में हुई है, एक झील में हुई है, ठीक है। एक झील में हुई है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।
देखिए ये आपकी बिटर लेक है, क्या है, बिटर लेक, बिटर झील है और इसी झील में ये शिप फंसा था, याद रखिएगा बिटर लेक। अब ये न्यूज में आ गई है दोस्तों, है ना, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बिटर लेक किस नहर में है ना, तो एक नहर है स्वेज कैनाल, वहां पर एक झील है बिटर लेक और इसी में जहाज फंसा था। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल चीजें हैं वो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो शिप है ना इसका नाम क्या था, हो सकता पूछ ले भाई। ठीक है भाई, तो शिप का जो नेम है ना, ये क्या है। फिर हम देखेंगे जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसका नाम क्या है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का नाम एक साथ नहीं रखेंगे, मतलब है ना कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, शिप और कंपनी दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, चलिए देखिए शिप का नेम अभी देखते हैं हम लोग क्या है। शिप का नाम है पहले कंपनी का एवरग्रीन, एवरग्रीन ये आपकी कंपनी है ना, एवरग्रीन आपकी कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है इस शिप को। ठीक है, एवरग्रीन क्या है, एक कंपनी है जो ऑपरेट करती है शिप को, और जो शिप का नाम है वो एवर गिवन है, क्या है, एवर गिवन। ये बात आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि शिप का नाम क्या है वो एवर गिवन है और कंपनी का नाम क्या है वो एवर ग्रीन कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। कहाँ की है, ताइवान की है ये कंपनी, कहाँ की है, ताइवान की कंपनी है। ठीक है, और जो शिप है ये रजिस्टर्ड है बेसिकली पनामा में। ठीक है, पनामा में रजिस्टर्ड शिप है जिसका नाम क्या है, एवर गिवन है और एवर ग्रीन आपकी कंपनी है। ठीक है, ये लगभग कुछ बेसिक बातें हो गई हैं। अच्छा, पूरी मैकेनिज्म को थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, कैसे क्या हुआ, फिर कैसे मामला क्या रहा। हालांकि अभी आप देखेंगे, मतलब कल परसों एक न्यूज आई कि इजिप्ट की सरकार ने जो है बेसिकली जो अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है सुएज नहर को, है ना, उसने इस कंपनी पर फाइन लगा दिया है। ठीक है, इस मतलब फाइन क्या, जुर्माना लगा दिया क्योंकि उसको नुकसान हुआ। उससे पूछा गया मतलब फाइन लगाने की वजह क्या है, तो उसने दो बातें बताई। एक तो बोला कि हमारा नुकसान हुआ है, जायज बात है बिल्कुल। दूसरा कि हमारी रेपुटेशन खराब हुई है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक रूट पर अगर आपका जो मेन ट्रेड रूट है अगर वो जाम हो जाए तो लोग शायद जब भी प्लान आउट करेंगे उधर से जाने के लिए, तब उनके मन में कहीं कहीं ख्याल रहेगा कि यार वहां पर तो क्या है, ट्रैफिक जाम जैसा कुछ हो गया था। तो ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह एकदम करेक्ट है। तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले की बात है ना, तो उन्होंने इस कंपनी पर फाइन लगाया है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा सुएज नहर के बारे में अगर इसका मतलब आप हिस्टोरिक बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करें। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, है ना, हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात अगर की जाए या कुछ बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट सुएज कैनाल, तो इसको थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये कब ओपन हुआ था, 1869 में सुएज कैनाल ओपन हुई थी। ठीक है, मतलब इसको खोला गया था, ऑपरेशन में आई थी। ठीक है, ये ओपन, अगर पूछा जाए कब प्रारंभ हुआ था तो आपका 1869 में इसको ओपन किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि ये मतलब टोटल लंबी कितनी है, तो 120 माइल। अगर इसकी लेंथ देखेंगे, सुएज कैनाल की लेंथ अगर आप देखें, है ना, अगर आप लंबाई देखें तो लगभग क्या है, 120 माइल, है ना, 120 मील लंबी है। अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहें, देखिए ये प्रश्न अगर स्टेट टीसीएस वगैरह की बात करें तो यहाँ से हो सकता प्रश्न पूछ लिया जाए कि 120 मील लंबी है, किलोमीटर की अगर बात करें तो 193.1 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बातें याद रखिएगा, सुएज जो नहर है, सुएज कैनाल जो है उसकी लंबाई कितनी है, तो 120 माइल लंबी है और अगर किलोमीटर में पूछेंगे तो 193.1 किलोमीटर ये आपकी लंबी है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, सुएज कैनाल जो है पहले ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के अंडर में थी, है ना, ब्रिटिश रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर थी, बट बाद में ये इजिप्ट को मिल गया है। अभी एट प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो इजिप्ट की ही अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है। तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, हो सकता है देखिए अगर आप स्टेट पीसी देख रहे हैं तो आपको शिप का नाम पूछ ले तो एवर गिवन हो जाएगा। कंपनी कौन सी है भाई, एवरग्रीन कंपनी है। इसके दोनों पोर्ट के नाम आपको याद रखने, कौन कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और कौन सी झील है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना। तो ये बात याद रखना आपको, कौन सी झील है जहां पर ये शिप फंसा था, ये बिटर लेक है। बिटर लेक में ये जो है बिटर झील जो है यहाँ पर ये शिप फंसा था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी भाई, यहाँ से हो सकता है प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। ठीक है,
तो मैपिंग में सारा काम आप एक बार कर लीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है, कब ओपन किया गया था, ठीक है। और जो बाईपास बनाया गया है यहाँ पर, ये 2015 से ऑपरेशन में आया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, ठीक है। इससे पहले मतलब इससे पहले भी क्या है कि आप देखेंगे 2017 में भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग चुका है, बट इस बार जो हुआ ये ज्यादा नुकसान करता है। उसका कारण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है एक्चुअली, है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है, व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे अगर ट्रैफिक जाम होता रहा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि ऑयल के प्राइसेस डाउन हो जाएगी, जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें डाउन होने वाली थी। ये तमाम चीजें आपने हिंदू में आर्टिकल वगैरह आया वो आपने पढ़ा होगा। फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, पूरा केस ये था। आज तुरंत एटलस में जाइएगा, वो काम करिएगा। उम्मीद करता हूँ अगर प्रश्न यहाँ से आएगा तो प्रश्न आपकी पकड़ में रहेगा, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ अब चलते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ये क्या है, भारत के वीर, न्यूज में था, है ना, तो जरा देखिएगा क्या है भाई, भारत के वीर। हालांकि भारत में वीर लोग ही रहते हैं, है ना, भारत के वीर, ये देश वीर जवानों का, है ना, नाम सुना होगा, याद रखिएगा, ट्रिक है ये, देश वीर जवानों का, है ना। तो भारत के वीर, तो सारी कहानी जवानों की है ना। तो भारत के वीर ये क्या है, एक पोर्टल है। पहली बात आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब एक वेबसाइट टाइप है, ठीक है, एक पोर्टल है भाई, याद रखेंगे। और इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने वीर सैनिकों को कुछ डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। बात समझ आई? देखिए मेरी बात समझिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल क्या है, वो क्या है कि डोनेशन। किसे डोनेशन? टू द सोल्जर्स, है ना, सीधी सी बात। जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सैनिक हैं उनको अगर आपको डोनेट करना चाहते हैं तो आप भारत के वीर पोर्टल की मदद से उनको डोनेट कर सकते हैं। बात समझ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात देखिए जो आपको याद रखनी है, मतलब क्या है कि वित्तीय योगदान, फाइनेंशियल हेल्प है भाई। ये क्या है? वित्तीय योगदान है आपका, ठीक है। योगदान कैसा है? वित्तीय है, फाइनेंशियल हेल्प है। और कितने तक की सीमा क्या है, कितना आप दान कर सकते हैं? तो मैक्सिमम लिमिट भी बताई गई है कि आप सैनिकों के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए का डोनेशन कर सकते हैं। मतलब क्या है, भारत के वीर पोर्टल की मदद से आप भारत के सैनिकों को वित्तीय मदद प्रदान कर सकते हैं, समझ आई बात, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। बट लिमिट क्या है? 15 लाख रुपए तक की एक व्यक्ति लिमिट दी गई, इतना आप डोनेशन अपने सैनिकों को, वीर जवानों को दे सकते हैं। समझ आई बात नहीं? अब मुद्दा यह है कि इस पोर्टल से कौन कौन सी जो हमारी जो सेना के भाग हैं, कौन कौन से अंग हैं, किन किन को ये मदद प्राप्त होगी, ये भी तो महत्वपूर्ण है जानने के लिए, ठीक है। ये किसे किसे यहाँ से मदद मिलेगी, कौन कौन से सैनिक हैं, ये भी बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो फंड है ना, जो फंड जाएगा इसको मैनेज कौन करेगा? तो एक कमेटी बाकायदा बनेगी, वही कमेटी इसको रेगुलेट करेगी और किसको कहाँ कितना फंड देना है, ये तमाम निर्णय कौन? एक कमेटी ही लेगी, ठीक है। अब आपको जो देखना है वो ये है कि भारत के वीर पोर्टल की मदद से जो पैसा पहुंचेगा भारत के सैनिकों के कल्याण के लिए, मतलब वेलफेयर ऑफ इंडियन सोल्जर, ठीक है। तो सेना के कौन कौन से भाग हैं, है ना, किनको मदद मिलेगी, वो आपसे मतलब हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, ठीक है। लिमिट क्या है? 15 लाख। ये क्या है? भारत के वीर, है ना, भारत के वीर एक पोर्टल है जिससे 15 लाख तक की आप मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब किसे किसे मदद मिलेगी ये चीज जानना थोड़ा सा और जरूरी बन जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए भारत के वीर सिपाहियों की अगर बात की जाए तो कौन कौन है, कौन कौन से सैनिक रहेंगे, है ना, तो वो जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बीएसएफ, एनडीआरएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये सब लोग जो हैं, सीआईएसएफ, ये सब फटाफट नोट करते रहना है, हो सकता है एग्जाम में यहां से पूछ दिया जाए, ठीक है, इसलिए आपको याद जरूर करना है। और आईटी,
ठीक है। दूसरा देखिएगा भाई, बहुत सावधानी से लिखिएगा, है ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये प्लीज थोड़ा सा आप देखेंगे। और महत्वपूर्ण बात क्या है, NSG, है ना, NSG राष्ट्रीय जो सुरक्षा गार्ड है वो भी इसमें शामिल है, आपको याद रखना है, वो भी इसमें शामिल है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में देखिएगा SSB को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो अंग है, मतलब ये सब सैनिक हैं, ठीक है। और इन सैनिकों को भारत के वीर पोर्टल की मदद से जो वित्तीय मदद प्राप्त होगी, एक कमेटी के डिसीजन के अनुसार वो सब मदद जो है इन सैनिकों को प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की, मतलब और आप हम जो भी नागरिक यहाँ पर सेफ रह रहे हैं, हमारी सेफ्टी, मतलब वो रात भर जागते हैं तो हम रात भर सोते हैं, है ना। तो कोई भी अगर मदद करना चाहे तो इस पोर्टल की मदद से कर सकता है। इसकी लिमिट कितनी है, 15 लाख है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है। और जितने भी टॉपिक हम लोग कराएंगे उन सबका उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाले जो प्रीलिम्स एग्जाम है आपका, ठीक है, 2021 में, यहाँ से आपको सीधी मदद मिले, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर 2 ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलिए बिहार के बारे में थर्ड टॉपिक जो है वो किसके बारे में है, बिहार के बारे में है ना, बिहार, ठीक है। चलिए भाई, नीतीश बाबू का जो है राज्य है ना, यहाँ के CM जो है नीतीश बाबू है, ठीक है। चलिए बिहार और बिहार का पड़ोसी बंगाल, जहाँ पर अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ममता दीदी, है ना, उनके पैर में चोट लगी थी, खैर। तो हमें देखना क्या है कि जो बिहार में क्यों न्यूज में आया, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। बिहार भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसके 2 टाउन, याद रखिएगा 2 टाउन, है ना, मतलब 2 बड़े नगर जो ऐसे हैं जिनको ग्रीन एनर्जी, याद रखिएगा, मतलब ये पहला राज्य है भारत का। क्यों पहला है, फर्स्ट स्टेट बनने वाला है, पहला राज्य बनने वाला है, क्योंकि इसके 2 नगर जो ऐसे हैं जहां पर एनर्जी का जो टाइप होगा, है ना, जो ऊर्जा का टाइप होगा वो क्या होगा, ग्रीन एनर्जी। क्या होगा दोस्तों, ग्रीन एनर्जी। मतलब क्या है, भारत का पहला राज्य है जिसके मतलब 2 टाउन के लिए प्रॉपर, मतलब 100% जो एनर्जी कंज्यूम की जाएगी वो ग्रीन एनर्जी होगी। बात समझ आई, कैसी होगी, ग्रीन एनर्जी होगी। इसलिए बिहार न्यूज में है। तो कौन कौन से वो जो शहर हैं, है ना, यहाँ पर जहां पर ग्रीन एनर्जी प्रदान की जाएगी, 100% ग्रीन, मतलब ग्रीन एनर्जी। क्लाइमेट चेंज हो रहा, जलवायु परिवर्तन आप जान ही रहे हैं कितना बड़ा मुद्दा है वर्तमान में। तो मतलब जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, है ना, मजबूती से लड़ने के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण कदम है बिहार सरकार का। और इसमें मदद मिलेगी इनको आंध्र प्रदेश से। कहाँ से मिलेगी, आंध्र प्रदेश से। कैसे मिलेगी वो बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जानने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से नगर हैं 2 जहां पर ऊर्जा का टाइप क्या रहेगा, ग्रीन एनर्जी सप्लाई की जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। बिहार के बारे में महत्वपूर्ण न्यूज है ना, तो इसको जरा हम लोग देख लेते हैं भाई। चलिए पहला है राजगीर। राजगीर क्या है, राजगीर, याद रखिएगा, राजगीर नालंदा जिला, ठीक है भाई। राजगीर की अगर बात करें, नालंदा जिला। और दूसरा क्या है, बोध गया। बोध गया को कौन नहीं जानता है ना, बोध गया को कौन नहीं जानता, ठीक है। ये 2 टाउन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी यहाँ पर सप्लाई की जाएगी वो 100% ग्रीन एनर्जी होगी। तो अब मुद्दा ये है कि ग्रीन एनर्जी, अच्छा एक चीज देखिए, राजगीर नालंदा का है और बोध गया जिला का है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए ग्रीन एनर्जी का मुद्दा क्या है, ये कैसी एनर्जी है, इसको आप एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा सा इन्वायरमेंट में भी काम आएगा, पर्यावरण में भी ये चीज आपको काम आएगी। चलो भाई, तो ग्रीन एनर्जी को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सोलर पैनल की अगर बात करें, है ना, देखिए अगर आपने देखा होगा ये आपके सोलर पैनल की जो है ऐसे पैनल लगे रहते और सनलाइट इनको मिलेगी, ठीक है भाई, सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा के रूप में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। चलो बात समझ आती है। लेकिन क्या है कि सूर्य की बात करें, अगर सन की बात करें तो सन तो मिलेगा आपको किसमें,
डे टाइम में, भाई दिन में मिलेगा। रात में क्या करोगे, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है कि अब हम पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी को ही कंज्यूम करेंगे। तो एक काम करते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है ना। पॉजिटिव अप्रोच क्या है इन लोगों की, देखिए कि दिन में तो सूर्य पूरी ताकत से निकलते हैं, एनर्जी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये एनर्जी सप्लाई होती रहेगी बिहार के लिए, चलो ठीक है। और इसी एनर्जी से क्या करेंगे, हम लोग कुछ पंप लगा देंगे, उस पंप से पानी एक ऐसे करके कुछ टैंक वगैरह बनाएंगे, इस पानी को ऊपर चढ़ा देंगे। मान लिया ये टैंक है, देखिएगा ये टैंक है बड़ा सा, और इसमें पानी को चढ़ा दिया तो पूरा पानी भर जाएगा। ठीक है, पूरा पानी भर गया। दिन के टाइम में क्या करेंगे, इसी पंप से जो है पानी को ऊपर चढ़ा देंगे, और रात में क्या करेंगे, रात में सूर्य देवता तो बाय बाय करके निकल जाएंगे, है ना। एनर्जी कैसे मिलेगी आपको, तो तुरंत ही क्या करेंगे, जैसे ही रात हुई और इसमें जो है टब लगा रहेगा, है ना। टब मतलब कोई भी कंट्रोल करने की व्यवस्था है, उससे पानी छोड़ा जाएगा। जब पानी छोड़ा जाएगा तो टरबाइन मशीन लगी रहेगी, इस तरीके से वो घूमेंगी, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी या पावर मिलेगी। बात समझ आई। तो रात के लिए हमने ये व्यवस्था करी है, दिन के लिए तो है ही, सूर्य एनर्जी मिलेगी, सोलर पैनल लगे रहेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दोनों मदद ली जाएंगी। ठीक है, एक तो आप देखेंगे बेसिकली जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अगर आप देखेंगे तो वो सोलर पैनल से ही आपको मिलेगी, सौर ऊर्जा ही मिलेगी। बट रात के लिए हमने व्यवस्था क्या करी हुई है कि भाई जो हमने पानी पंप से ऊपर चढ़ाया है उसको टरबाइन की मदद से रात में ये एनर्जी आपको मिलेगी, नाइट में ये मिलेगी, और दिन में तो आपको पता ही है भगवान भास्कर की कृपा से जो ऊर्जा मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी। पर्यावरण के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी पहल है, बाकी राज्यों को भी समझ लेना चाहिए। खैर अब एक देखिएगा, चलो ये प्लांट एनर्जी बनेगी, एनर्जी बिहार के लिए आएगी, चलो ठीक, बिहार में आ गई, तो बिहार में भी तो इनको स्टोर किया जाएगा ना भाई। कहाँ स्टोर करेंगे, तो बिहार सरकार ने लखीसराय में एक प्लांट बनाया है, याद रखिएगा कहाँ पर, लखीसराय में एक प्लांट बनाया गया है, जहां पर एनर्जी आएगी, स्टोर की जाएगी। और लखीसराय से अभी प्रारंभिक चरण में, प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, 2 टाउन्स को ग्रीन एनर्जी सप्लाई की जाएगी। पहला क्या है, राजगीर जो कि नालंदा जिला का है, दूसरा क्या है, बोधगया जो कि गया जिला का है। बात समझ आई, बहुत महत्वपूर्ण पहल है किसकी, बिहार सरकार की। समझ आई बात नहीं। इन्वायरमेंट भी पूछा जा सकता है, और ये देखिए यूपीएससी क्या हो सकता है, वो स्टेटमेंट पूछ लेगी कि इसमें एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, क्या सोलर पैनल से, बात करेक्ट है। लेकिन रात में क्या करेंगे, तो रात में टरबाइन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये एनर्जी जनरेट में। पूरा केस आप समझ लीजिएगा, अगर कैसा भी प्रश्न आता है तो आप उसको अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, है ना। एक बार मन में ही तालियां बजाइएगा नीतीश बाबू के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए, है ना। दोनों ने मिलकर के ये एजेंडा जो है बनाया, और बहुत दिस इज वेरी पॉजिटिव अप्रोच एक्चुअली, पूरे देश को और भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए, तो एक अब जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वो न्यूज है, बेसिकली क्या है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की बात। इसने क्या किया है, विश्व बैंक ने कंट्रीज को, जो देश है, जो नेशन है, जो राष्ट्र हैं, उनको कैटेगराइज किया है। किस आधार पर, कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, इनकम के आधार पर उनको कैटेगराइज किया है। ठीक है, और उनका नाम अलग अलग रखा गया, किस देश की कितनी इनकम है तो उसको उस श्रेणी में रखेंगे। तो आप देखिएगा हमारे प्यारे भारत का क्या स्थान है, हम लोग कहाँ पर हैं, और नंबर 1 पर कौन है, ये तमाम बातें हम लोग अभी जानेंगे। तो विश्व बैंक ने क्या किया है, राष्ट्र को, जो भी राष्ट्र हैं आपके, जो भी देश है, उन देशों की जो है अपनी उनकी इनकम के आधार पर, तो इनकम का क्या बेस माना है वो जरा देख लीजिएगा पहले, फिर हम लोग इस टेबल को रखेंगे। भाई इसमें जो भी कैटेगराइज किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, उसमें बेस है आपका GNI। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम। बात आपको याद रखना दोस्तों, क्या है भाई, GNI, क्या है, GNI। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि GNI पर कैपिटा,
इसकी बात कर रहे हैं लोग जीएनआई प्रति व्यक्ति, ठीक है। मतलब क्या है, जीएनआई प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो बात याद रखिएगा, ये विश्व बैंक का क्लासिफिकेशन है ना। और इसमें आधार क्या है, इनकम का आधार क्या है दोस्तों, वो है आपका जीएनआई पर कैपिटा, है ना। मतलब जीडीपी हमेशा दिमाग में रहता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जीडीपी नहीं है, जीएनआई है, वो भी क्या है, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोअर इनकम कंट्री, चलो भाई ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है। फिर लोअर मिडिल इनकम, ये भी एक टाइप की कंट्री देखेंगे, है ना। अपर मिडिल इनकम, उसके बाद में अपर इनकम। ये जो देशों की जो सीमा है, जो कैटेगराइज किया गया है, वो 4 प्रकार से, एक तो लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम प्लस अपर इनकम। ये आपके 4 कैटेगरीज हैं, जिनके आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बैंक ने अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। अब जरा देख लेते हैं क्या कितना आधार है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 1036 नई डेफिनेशन है भाई, डॉलर, ये आपके क्या है, डॉलर कौन सा है भाई, ये आपका यूएसडी है, याद रखिएगा। अगर कोई देश किसी भी कंट्री में ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति $1036 से कम है, तो वह देश आएगा लोअर इनकम की श्रेणी में, निम्न आय की श्रेणी में। किसमें आएगा दोस्तों, निम्न आय की श्रेणी में आएगा। आप मुस्कुराइए कि आप यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें नहीं है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। डेटा जरूर याद रखिएगा भाई, ठीक है। हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला देखिएगा। अगर किसी कंट्री की इनकम, है ना, वो 1036 से ज्यादा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, $4045 से कम, या इसके बीच में अगर किसी की जीएनआई है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, अगर किसी कंट्री की इस रेंज में लाई करती है, कौन सी रेंज भैया, $1036 से लेकर कहां तक, $4045 तक, है ना। तो ये मतलब ये जो कंट्री हो जाएगा वो लोअर मिडिल इनकम की श्रेणी में आएगा। एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, चलो अगर हम देखें, $4046 से लेकर के $12,536 तक अगर किसी भी कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, तो वह कंट्री आएगा अपर मिडिल इनकम श्रेणी में। एक बात आपको याद रखनी, इसमें आ जाएगा वो अपर मिडिल इनकम की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ऐसा कंट्री भाई जो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा इनकम रखता है ना, अमेरिकी डॉलर, वो सब क्या हो जाएंगे, आपके अपर इनकम श्रेणी में आ जाएंगे। अब ये तो बात ठीक है, हमें जानना था कि क्लासिफिकेशन क्या है, वो 4 श्रेणी है। और इनकम क्या है, लोअर इनकम, पहला क्या हो जाएगा, लोअर इनकम, निम्न आय श्रेणी वाले देश हो जाएंगे। इनके लिए कैटेगरी क्या रखी गई, 1036, है ना, मतलब $1036 अमेरिकी डॉलर से अगर कम किसी कंट्री के जो भी सिटीजन है, मतलब या उस कंट्री के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा अगर इससे कम है, तो वो जो कंट्री है वो किसमें आएगा, लोअर इनकम श्रेणी में आएगा। तो ये आपको रेंज याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि भारत की दशा क्या है, इंडिया की दशा क्या है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो भैया याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग आते हैं, मतलब इंडिया के लिए लोअर मिडिल इनकम श्रेणी दी गई है। याद रखिएगा, इंडिया कहाँ आता है, लोअर मिडिल इनकम में आता है, ठीक है। याद रखना फटाफट, ये बात बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। और आपको मैं डेटा भी दूंगा, तो आप उसको अंदाजा लगाएंगे कि फिर हमारी स्थिति क्या है ना। भारत के लिए जो बेसिक आंकड़े हैं, है ना, इंडिया के लिए देखिएगा, आपको सभी कंट्रीज की हालत यहाँ पर एक बार लिखते हैं, अपने प्यारे भारत की कंडीशन लिखते हैं, फिर बाकी देशों की बात करते हैं, है ना। इंडिया की बात करेंगे, कितनी है जीएनआई, फिर अपने दोस्त चाइना की बात करेंगे, जीएनआई कितनी है,
उसके बाद हम लोग अपने दोस्त यूएसए, हालांकि दोस्त तब वहाँ पर इलेक्शन नहीं जीत पाए, ठीक है, यूएसए की बात करेंगे। उसके बाद में स्विट्जरलैंड की बात करेंगे क्योंकि रैंक 1 पर यही आता है, तो बात करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे हमारी इनकम और बाकी देशों की इनकम में क्या अंतर है, ठीक है। पाकिस्तान की बात फिलहाल इनकम के मामले में वो भी चलो कर ही लेंगे, है ना, पाकिस्तान भी लिख लेते हैं, है ना, मन में रहेगा कि सर पाकिस्तान, क्योंकि हमें खुशी तभी मिलती है जब पाकिस्तान से हम लोग आगे जाते हैं, है ना। पाकिस्तान की बात ये तब ये मतलब ये महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं जिनकी एनालिसिस आपको करनी चाहिए, है ना। चलिए भाई, ये अमेरिकी डॉलर 10,410 अमेरिकी डॉलर जीएनआई किसकी है? चाइना की है। किसकी है? चीन की है, 10,410। और अब हम लोग बात करते हैं अपने देश की, 2130 अमेरिकी डॉलर, है ना, ये इंडिया की है। किसकी है? इंडिया की है, ये भारत की है ना। 2130 अमेरिकी डॉलर जीएनआई किसकी है? इंडिया की है। और अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी लिख लीजिएगा, 1410 अमेरिकी डॉलर है। मुस्कुराइए कि हम पाकिस्तान से क्या हैं? आगे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका हमें बनना है, तो उसका देख लेते हैं कितना है, अंदाजा लगा लीजिए अभी कितनी मेहनत करनी है चाइना को भी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड, है ना। तो रैंक 1 किसका है जीएनआई के मामले में? स्विट्जरलैंड का है, याद रखेंगे। और भारत की रैंक जो है वो 124 है, 124 है। अगर रैंक पूछा जाए इंडिया का क्या आया है जीएनआई के मामले में, जीएनआई पर कैपिटा, तो रैंक 124 आया है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान 1410, ठीक है। पाकिस्तान क्या भाई, है ना, थोड़ा सा मतलब रैंक में प्लीज, है ना, 145 है, 145 है दोस्तों, याद रखिए। भारत की रैंक क्या है? 145 है। अब जरा बात समझिए, ये तो कैटेगराइज हमने कर दिया है ना, इनकम के हिसाब से। पाकिस्तान की जीएनआई 1410 है, भारत की कितनी? 2130 है, चाइना की कितनी है? 10,410। अंदाजा लगा लीजिए 5 गुना ज्यादा चाइना हमसे, हमारी जीएनआई जो है उनकी लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, ठीक है। और यूएसए की अगर बात करें तो वो 63,000, अंदाजा लगा लीजिए कितना ज्यादा आगे। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें आप, तो यहाँ पर क्या मतलब लगभग 82,000 है ना। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये कंट्री कितना हमसे ज्यादा आगे है। अभी हमें बहुत ज्यादा काम करना है। विश्व बैंक खुद बोलता है कि हमारे यहाँ अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, तमाम चीजों में बहुत ज्यादा काम करना है। पॉवर्टी हमारे यहाँ बहुत डीप लेवल पे। अगर आप इससे इंडेक्स अभी पढ़ेंगे आगे, हंगर इंडेक्स की बात करेंगे, वहां पर भी हमारी स्थिति क्या है? थोड़ी सी मतलब गंभीर टाइप में है। चलो, तो ये रहा विश्व बैंक का क्लासिफिकेशन की भाई। और आधार क्या था दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, इसका जीएनआई था। आधार क्या था? बेस क्या था? जीएनआई। वो भी कौन सा? पर कैपिटा, याद रखिएगा, पर कैपिटा जीएनआई बेस था ना, प्रति व्यक्ति के हिसाब से जीएनआई के आंकड़े थे। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें अभी कितना जो है मेहनत करनी है। चलिए, तो अब हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी है दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, बाय बाय।